नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार का आज अंतिम बजट विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 1 घंटे 40 मिनट के लगभग का बजट भाषण दिया। बजट भाषण में उन्होंने अब अलग अलग विभागों के लिए जो प्रावधान किया गया उसमें सबसे अहम जो बात रही है उसमें जो सीएम की योजना है और चुनाव को देखते हुए भी कहा जा सकता है उनकी महत्वपूर्ण योजना है लाडली लक्ष्मी बहन योजना। उसके लिए बड़ा 8,000 करोड़ के लगभग का प्रावधान किया गया है। बजट के सेशन के दौरान कांग्रेस जो है विपक्ष ने शुरू में ही बजट भाषण का विरोध करते हुए नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि जो केंद्र सरकार ने सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ा दिए, इसको रिवाइज किया जाए। और इसी बात को लेकर बजट भाषण के जब जगदीश देवड़ा अपना बजट भाषण पढ़ रहे थे तो विपक्ष ने लगभग 15 मिनट के लिए वॉकआउट कर दिया और सदन से बहिर्गमन करके बाहर चले गए। बावजूद इसके वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपना बजट भाषण करते रहे और इस दौरान वापस जब विपक्ष सदन में आया तो रोका टोकी और टोक टाक और हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने ये अपना आखिरी बजट पेश किया। बजट भाषण के बाद जब विपक्ष ने बाहर बजट को अलग अलग तरह से बताया कि राज्य की कोष है उसका घाटा बढ़ाने वाला बजट है, वहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने इस बजट को काफ़ी चहुमुखी वाला विकास का वाला बजट बताया और बड़ा कहा कि जनता की भलाई वाला, आम जनता की भलाई वाला बजट है। आइए सुनते हैं विपक्ष और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने बजट को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, अपनी क्या राय दी। उपलब्ध कराने में न कभी पीछे रही है न रहेगी। मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की पहल पर मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना प्रारंभ की जाएगी। इस योजना अंतर्गत रुपये 1,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। यह कहावत पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब अब बीती बात हो गई। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो कि ऊर्जामय घोष के साथ 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का भव्य और सफल आयोजन प्रदेश के 8 शहरों में किया गया। सदन को अवगत कराते हुए गौरव व हर्ष है कि प्रदेश ने इन खेलों में अभूतपूर्व सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं तथा 39 स्वर्ण 30 रजत एवं 27 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 36 स्थान रहा है। इस आयोजन से प्रदेश में खेलों के लोक व्यापीकरण एवं नई एक संस्कृति के विकास को बढ़ावा मिला है। प्रदेश में खेलों के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप भी प्रदेश की उपलब्धियां निरंतर प्रगति पर है। भोपाल को स्पोर्ट्स हब तथा प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ाने हेतु नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है। बातें हैं, बातों का क्या। कांग्रेस में आज इतना दम नहीं था कि वो इतने अच्छे बजट को ढंग से सुन पाती और इसलिए हाउस में भी चिल्लाओ, सुनने मत दो, जनता भी ना सुन ले। मैंने आग्रह किया सार्वजनिक रूप से खड़े रहकर, मीडिया भी गवाह है कि कम से कम बजट भाषण तो जिसको जनता सुनना चाहती है वो ढंग से हो जाने दो। लोकतंत्र की परंपरा है, आप अपना जब बजट पर चर्चा होती जो कहना होता कहते, लेकिन ना कोई अनुशासन है ना लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास, केवल झूठ और झूठ परोसना। तो झूठ की दुकान हो गई है कांग्रेस। जब कर्ज में डूबी हुई सरकार तो वो प्रदेश की जनता के हितों की क्या रक्षा कर पाएगी और क्या उनकी जो योजनाएं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसके लिए कोई फंड की व्यवस्था जो है। पिछले बजट में भी हमने जिन मुद्दों को जो उठाया था, जो अलोकेट किया है बजट, जिन कामों के लिए, जिन वर्गों के लिए, जिन क्षेत्रों के लिए, जिन योजनाओं के लिए, उस पर खर्च न होते कहीं और खर्च कर देते हैं। और अभी भी ये जो बजट है काफ़ी राजकोषीय घाटे का बजट है और चहुमुखी उन्नति वाला बजट नहीं है, सर्वहारा हितों को साधने वाला बजट नहीं है। आप ये मानते हैं कि जो मध्य प्रदेश का ये आखिरी बजट है, आम चुनाव जो 2023 में हो रहे हैं उसको देखते हुए बनाया गया है?
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी उनका पर्पज हो सरकार का और शिवराज सिंह जी का बजट बनाने का, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि अभी तक के जो बजट मैंने जो देखे हैं और वो जो बजट जिनके लिए जो बनाते हैं, उन योजनाओं पे, उन क्षेत्रों पे, उन वर्गों के लिए खर्च होना चाहिए, वो खर्च नहीं होता है। और अभी भी देखिए वर्ष 2018-19 में लगभग 21,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा था, अब वो बढ़कर लगभग 52,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा हो गया। 3-3.5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया मध्य प्रदेश के ऊपर। हम शिवराज सिंह जी से जानना चाहते हैं कि प्रदेश की जनता के लिए आपने अभी तक जो चौथी बार के जो मुख्यमंत्री हो, तो अभी तक आपने इनकम के सोर्स जुटाने वाले रास्ते क्यों नहीं रखे? इनकम सोर्स वाला अभी तक प्रदेश क्यों नहीं बना पाए हैं? तो घाटे वाला बजट है और चहुमुखी विकास और उन्नति और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बजट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारे साथ, उनका कहना है कि बजट राज्य की घाटे को बढ़ाने वाला है और चहुमुखी विकास वाला बजट नहीं है। जी मौजूद है, राज्य की घाटे का बजट बता रही है विपक्ष। क्या करा? राज्य की घाटा बढ़ाने के लिए राजकोष घाटा। देखिए, कांग्रेस के समय में जितना प्रतिशत राज्य की घाटा था उससे कम है। हमारी जो सीमा है उसके अंतर्गत है और विकास करने के लिए फंड की जरूरत होती है, लेकिन पूंजीगत व्यय 56,000 करोड़ से अधिक हम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और उसके कारण सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सबकी व्यवस्था की है और इसलिए मध्य प्रदेश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में। अब मध्य प्रदेश विकासशील, कांग्रेस के राज में तो बंटाढार कर दिया था, बीमारू राज था और हमने उसको विकासशील से विकसित राज्य की ओर ले जा रहे हैं। तो यही अंतर है। कांग्रेस के राज में 2990 मेगावाट बिजली थी, हमारे समय में 28,000 मेगावाट है। कांग्रेस के समय में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी, हमारे समय में 45 लाख हेक्टेयर कर दिया। कांग्रेस के समय में 3% विकास दर थी कृषि की, हमारे समय में 19% से अधिक है। तो इससे सीधा सीधा समझ में आता है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बंटाढार किया, बीमारू राज किया। कांग्रेस के समय बिजली आती नहीं, हमारे समय बिजली जाती नहीं और कांग्रेस के समय में कहीं सड़कें थी नहीं, थी तो सड़क में गड्ढा की गड्ढे में सड़क। आज पूरे प्रदेश के गांव तक सड़कों का हमने जाल बिछा दिया और इसलिए चहुमुखी विकास हो रहा है और इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कांग्रेस का सफाया। अच्छा, एक सवाल, जो आपके विभाग को जो बजट का प्रावधान किया गया है उससे आप कितने संतुष्ट? पूरी तरह संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारी सरकारी गांव गरीब और किसान की सरकार है। ग्रामीण विकास देखिए, प्रधानमंत्री आवास, कांग्रेस ने 60 साल में एक पक्का मकान नहीं बनाया है, तक कि एक शौचालय नहीं बनाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3.5 करोड़ मकान पक्के बना के गरीबों के लिए। अब ये कहते हैं हम गरीब हितैषी, कहाँ से गरीब हितैषी? माता बहनें 10 बार उठ बैठ लगा दी, जब सोच जा सकती थी, माथे पे कलंक था। 60 साल में एक शौचालय नहीं बनाया हमने। प्रधानमंत्री जी ने घर घर शौचालय बनाकर माता बहनों को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है और ये माथे से कलंक हटाया है। आंखों को पाप लगता था उससे मुक्ति दिलाई है, पुण्य का कार्य किया है। बेटी पैदा होने से लाडली लक्ष्मी, अब लाडली बहना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह कन्या निगिन्ना तो बंद कर दिया था। संबल योजना, गरीब को, अगर गरीब आदमी की मृत्यु हो गई उसके अंत्येष्टि के लिए 5,000 देते हैं, कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने वो भी बंद कर दिया था। सामान्य मृत्यु को 2 लाख देते थे, वो बंद कर दिया। दुर्घटना में 4 लाख देते थे, वो बंद कर दिया। और किसानों के साथ तो बहुत बड़ा छल किया इन्होंने, बर्बाद कर दिया किसानों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी किसानों के ऊपर से जो ब्याज है वो भी हम भर रहे हैं और इस प्रकार 0% ब्याज पर किसानों को ऋण मिलने का रास्ता साफ कर दिया है, जो कांग्रेस ने रोक दिया था। और इसलिए हर तरह गांव, गरीब, किसान, हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बजट में प्रावधान किया, जिससे हर वर्ग का उत्थान होगा, सबके चेहरे कमल की तरह खिले, ऐसी व्यवस्था की है। और आगामी 2023 के चुनाव और 24 में भी कमल खिलेगा, कांग्रेस का सफाया होगा। मौजूद है परिवहन व राजस्व मंत्री गोविंद सिंह जी, उनसे जानते हैं कि बजट जो पेश हुआ है उसको लेकर विपक्ष का कहना है कि राजकोष का घाटा बढ़ाने वाला बजट है। बजट बहुत अच्छा है, बहुत उपयोगी है, हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है, चाहे महिलाएं हों, किसान हों, शिक्षा का जगत का हो, स्वास्थ्य हो, किसान हो, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। आप देखिए, किसानों के सम्मान के लिए हमने काम किया, बजट लाए हम महिलाओं के सम्मान के लिए करीब 8,000 करोड़ का प्रावधान किया है हमने। लाडली बहना कार्यक्रम देश में पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जिसकी तारीफ आगे होगी। लाडली लक्ष्मी योजना की तारीफ पूरे देश ने की, इसी कांग्रेस ने बुराई की, आज लाडली लक्ष्मी योजना पूरे देश में उसकी तारीफ हो रही है। बुंदेलखंड के लिए हमारे कैन बेतवा परियोजना में हम 44,500 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं। ये रामबाण संजीवनी योजना है। बुंदेलखंड के लिए सिंचाई, घर घर में सिंचाई होगी। बुंदेलखंड जहाँ से मैं आता हूँ वो समृद्ध होगा, क्योंकि बुंदेलखंड में सिंचाई योजना की बहुत आवश्यकता थी और वहाँ सूखा की स्थिति थी। तो
तो हर क्षेत्र में हमने काम किया है। ये बजट बहुत अच्छा है। राजस्व विभाग के लिए और परिवहन विभाग के लिए जो राजस्व में हमने मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना लाए हैं, जिसमें हम गरीबों को पट्टे देंगे। स्वामित्व योजना में हम मकान का मालिकाना हक देंगे। परिवहन में हम इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देंगे। के अलावा जी बजट पेश हुआ है, बजट को लेकर आदिवासी वर्ग के लिए जो बजट में प्रावधान किए उसको लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, बजट में आदिवासियों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ भी नहीं प्रावधान किया है। उलट टाइगर रिजर्व के नाम पर कूनो नेशनल पार्क में 30 चीते लाने के लिए इन्होंने 30 आदिवासी गांवों को विस्थापित कर दिया। बंसिया बांध हो चाहे केन बेतवा लिंक हो, सिर्फ और सिर्फ आदिवासी गांवों को ही विस्थापित किया जा रहा है। अभी नए औद्योगिक क्षेत्रों के नाम पर अनुसूचित क्षेत्रों में हमारे रतलाम, हमारे धार, हमारे बैतूल जैसे आदिवासी बहुल्य जिलों में औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर आदिवासी गांवों को धीरे धीरे विस्थापित किया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं आदिवासियों को ख़त्म किया जा रहा है। अब 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची जो आदिवासियों को सुरक्षा और संरक्षण देती है, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सुविधाएं आदिवासी इलाकों में बेहतर करनी चाहिए थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं। आदिवासी माताएं जो गर्भावस्था में प्रेगनेंसी के दौरान मातृ मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है, प्रेग्नेंट महिलाओं की मृत्यु दर हो रही है, उसको रोकने के लिए सरकार ने कोई भी स्पष्ट सुविधा नहीं कहा है। और आदिवासी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोलने की जो बात हम लंबे समय से मांग कर रहे थे, आदिवासी इलाकों में एक भी मेडिकल कॉलेज इन्होंने दी है। बड़े बड़े शहरों में और जहाँ ऑलरेडी 25 से 30 किलोमीटर के भीतर मेडिकल कॉलेज थे, वहीं पे उन्हीं जिलों में नए मेडिकल कॉलेज दिए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने आदिवासियों के साथ भेदभाव किया है। जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी सदन में बजट पेश कर रहे थे तो बीच बीच में आप कुछ बोल रहे थे, सदन के अंदर कुछ अपनी बात रख रहे थे और कुछ उनकी जब बजट आदिवासियों के बारे में बजट के बारे में बताया जा रहा था तो कुछ आप कह रहे थे। क्या है, सरकार जब वित्त मंत्री जी बजट भाषण पढ़ रहे थे तो उनके जो झूठ उनके माध्यम से जो बोला जा रहा था, उन्होंने कहा है कि हम गौशालाएँ 3000 के लगभग नई गौशालाएँ खोल रहे हैं। हकीकत है कि मैंने मनावर विधानसभा में पिछले 1.5 साल से एक गौशाला की मांग करी, आज तक सरकार ने एक गौशाला करूली के लिए जो मांग करी थी उसको मंजूर नहीं करी है। मतलब कहने का मतलब है कि इन्होंने गौशालाएँ कमलनाथ जी सरकार के माध्यम से जो 1000 गौशालाएँ बनी थी और उसके बाद जो हर गाँव में गौशालाएँ बनाने का गौशालाएँ बनाना बंद कर दी। दूसरी जो देवड़ा जी बोल रहे थे कि हमने घर घर शुद्ध जल पहुँचा दिया एकल नल जल योजना के माध्यम से। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो एकल नल जल योजना, जल जीवन मिशन के तहत जो एकल नल जल योजना जो है, पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इन्होंने ठेकेदारों ने पाइप जमीन पे ऊपर ही बिछा दिए हैं। किसी भी गांव में नलों में पानी नहीं आ रहा है क्योंकि सोर्स ऑफ वाटर नहीं है। तो ये योजना पूरी तरह फेल हो गई है। सरकार फेल्योर योजना को विधानसभा में गिना रही थी, उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार जोर शोर से प्रचार कर रही है कि हमने आदिवासी वर्ग के लिए ये किया, हमने आदिवासी वर्ग के लिए वो कर रहे हैं, बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं या दूसरी बात कर रहे हैं। चूँकि आप आदिवासी वर्ग से आते हैं और आदिवासी के एक बड़े लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं। 2018 में जो 2023 में जो चुनाव हो रहे हैं तो उसको लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी और किस तरह की कार्य योजना है? देखिए, सरकार आदिवासी वर्ग को सिर्फ सपने दिखाने का काम कर रही है। बजट में सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में निश्चित ही जब सरकार आदिवासियों के साथ धोखा कर रही है, आदिवासियों के साथ छल कर रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग सरकार की हकीकत को जनता के सामने लाएंगे। आज विकास कुछ भी नहीं किया, लेकिन विकास यात्रा निकाल रही है। विकास शहरों का हुआ है, विकास बड़े बड़े इंदौर भोपाल जैसे शहरों का, लेकिन गाँव में आज कुछ भी विकास नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं की विकास यात्रा की हम पोल खोलेंगे और सदन के भीतर आवाज़ उठाएंगे। 2018 में कांग्रेस को मैंडेट दिलवाने में आदिवासी वर्ग का, SC/ST वर्ग का बहुत बड़ा अहम रोल था। अब उसके बाद बीच में ये आया कि आदिवासी वर्ग 2 भागों में बंट गया है। क्या लगता है कि 2023 में वही मैंडेट वापस कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, 2018 और 2023 की स्थिति और परिस्थितियाँ अलग अलग है। यहाँ मुद्दे अलग है, यहाँ पे समस्याएं अलग है और आदिवासी वर्ग एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। और युवा, पढ़ा लिखा युवा जागरूक है। सरकार की जो झूठा प्रचार प्रसार है, इनकी जो योजनाएं आदिवासी इलाकों तक नहीं पहुँच पा रही, आदिवासियों का बजट सरकार खर्च नहीं कर पा रही, तो ये हम ज़मीन पे लेके जाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे। मौजूद हैं सर, बजट को लेकर क्या जो वादा किया था वो पूरा करने वाला बजट है। नल जल योजना हो, भूमिगत सुधार की व्यवस्था हो, राजस्व अधिक का प्रश्न है। लाडली बहना के लिए जो वादा किया था उसके लिए जो 8000 करोड़ का प्रावधान किया है
तो ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जो कुछ लोगों से वादा कर रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए बजट में पैसा रख के लेके आए हैं। बजट विकास लेके आएगा और लोगों के विश्वास को भी कायम रखेगा। राज्य की कोष घाटा बढ़ाने वाला बजट बताया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। देखिए 4% का घाटा उसमें राजेश दिख रहा है, पर जो उसमें सुधार करना है वो सुधार अपेक्षित करके हम उसको लेके आ जाएंगे। 2.5% की जो सीमा रहती है उसके अंदर ले आएंगे। जैसे ही उसकी सीमा के अंदर वो आएगा तो हमको एक 9,000 करोड़ का एक अतिरिक्त जो लाभ है वो केंद्र सरकार के द्वारा मिलेगा और इस तरीके से हम उसको संतुलित करके लेके जाएंगे। विपक्ष का यह भी कहना है कि लगातार कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन जो कर्ज लिया जा रहा है उसको विकास के कार्यों में खर्च नहीं किया जा रहा है। यदि हम विकास के कार्य में खर्च नहीं कर रहे होते तो दो चीज़ें हैं इसके मामले में। पहली बात तो ये कि हम जीडीपी के पर्याप्त रेशियो में नीचे हैं। जो कर्ज लेने की हमारी सीमा है आज भी हम उससे ज़्यादा कर्ज लेने की क्षमता रखते हैंगे। हम अपने राजस्व सीमा के अंदर चल रहे हैं। दूसरी चीज़ है ये जितना विकास दिख रहा है पूरे प्रदेश में, ये विकास आया है तो इसी सब राशियों के खर्च करने का कारण आया है। सर, हमारा राज्य की कोष का घाटा बढ़ाने वाला बजट बताया जा रहा है विपक्ष के। देखिए विपक्ष का दुर्भाग्य है कि विपक्ष समझते ही नहीं है। विपक्ष गंभीर हो जाए तो प्रदेश और आगे बढ़ेगा। दुर्भाग्य है विपक्ष समझे इस बात को। आपके विभाग को जो बजट में प्रावधान किया गया इससे कहाँ पर्याप्त धनराशि दी गई। विपक्ष में हमको अपना जो हमने मांगा था वो सब कुछ मिला और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। बजट को लेकर कहा जा रहा है कि राज्य की कोष घाटे को बढ़ाने वाला बजट किया है विपक्ष का, ऐसा है? देखिए परिपूर्ण बजट है। मध्य प्रदेश की आबो हवा को बदलने वाला बजट है। मध्य प्रदेश की आम जनता के कल्याण का बजट है। स्वास्थ्य को लेकर शिक्षा और शिक्षा से लेकर अर्बन डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, किसान, महिला, हर वर्ग के कल्याण का ये बजट है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो प्रावधान किया गया बजट, स्वास्थ्य के मामले में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या फिर नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के माध्यम से डॉक्टर्स के निर्माण की बात हो, हर स्तर पर इस बजट में सही प्रावधान। समय कम बचा है तो किस तरह से बजट को खर्च करेंगे? नहीं करेंगे बजट, अभी तो 1 साल है, क्यों फिक्र कर रहे हैं। बजट खर्च भी होगा, कल्याण भी होगा और उसके बाद भी हमारी सरकार आएगी। पूर्व वित्त मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहने के नाते आप इस बजट को किस नजरिए से देखते हैं? चौपट राजा चौपट सरकार जो कर रही है मध्य प्रदेश में जबरदस्त भ्रष्टाचार, मैं इस रूप में देखता हूँ। कोई वर्ग खुश नहीं है, ना किसान खुश, ना नौजवान खुश, ना हमारी माताएं बहनें बढ़ी हुई महंगाई से खुश, ना हमारे कर्मचारी साथी खुश, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हो रही, ना हमारे रिटायर्ड कर्मचारी खुश, उनके पेंशन और एरिया सही टाइम पे नहीं मिल रहे। तो खुश कौन है सरकार से? सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा दवा, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल और सबसे ज़्यादा महंगा गैस का चूल्हा मध्य प्रदेश में। तो ये सरकार कर क्या रही है? किस तरह का बजट की उम्मीद कर रहे थे? आखिरी चुनाव साल है, लास्ट बजट। इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं थी। जो 19 साल में कुछ नहीं कर पाए अब क्या कर लेंगे? अब तो 2023 में जनता के आशीर्वाद से माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। हम 500 रुपये में लोगों को सिलेंडर भी उपलब्ध कराएंगे। हम प्रत्येक महिला को, हमारी मध्य प्रदेश में माताओं बहनों को 1500 रुपये प्रति माह भी उपलब्ध कराएंगे और हम नौजवान हमारे जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके हाथों को काम भी दिलाएंगे। पेंशन की बात की, राजस्थान सरकार ने जिस तरह से पेंशन लागू की है, पुराने पेंशन, आपने भी ये बात उठाई थी। तो राजस्थान सरकार ने लागू की, छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू की, हिमाचल सरकार ने लागू की, या कांग्रेस की सरकार है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये जुमलेबाजों की पार्टी जुमलेबाजी करती है। तो ये थे हमारे साथ तरुण भनोट जी, पूर्व वित्त मंत्री, जिनका कहना है कि जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलेबाजी करते हैं। और जिस तरह से पेंशन की बात कही है कि पेंशन को लागू किया जाना, दूसरी सरकारों ने की है तो पेंशन को भी लागू किया जाना चाहिए। और साथ